आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पूरा देश मां दुर्गा का स्वागत कर रहा है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हैं। नवरात्र हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। हर हिंदू नवरात्र के 9 दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को तार तार किया जा रहा है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटना जमालपुर जिले के सरिशा बारी उपजिला की है। यहां एक हिंदू मंदिर में दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई 7 मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश जहां पर दुर्गा पूजा उत्सव से पहले ये दूसरी धार्मिक हिंसा का मामला है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से बांग्लादेश हिंसा और घोर अराजकता की चपेट में है। अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को पनाह देने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से भारत और हिंदुओं के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू अब कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कभी उनकी नौकरी छीनी जाती है तो कभी उन्हें दुर्गा पूजा मनाने से रोका जाता है तो कभी उन्हें मारा पीटा जाता है। अब इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, आखिर कब तक उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी या फिर बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की आग की चपेट में ही आते रहेंगे, क्योंकि हालात लगातार बिगड़े हैं। इनमें सुधार कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हिंसा की घटना सामने आई है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर जुड़ गए हैं डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अब यूके देवनाथ सर, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी। जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, हम देख रहे हैं जब से शेख हसीना अपने पद को छोड़कर निकली हैं यहाँ से, तब से लेकर आज तक चीजें पटरी पर नहीं आई, चीजें बेहतर नहीं हुई। लेकिन सवाल ये कि बार बार हिंदू धार्मिक स्थल ही क्यों, बार बार हिंदू फैमिलीज ही क्यों, और वो भी तब जब नवरात्र इतना ज्यादा आस्था के साथ लोग मनाते हैं। उन हिंदू फैमिलीज की आस्था के लिए तो ये बहुत बड़ी ठेस है। फिर से मूर्तियों को तोड़ दिया गया। जी हाँ रचना जी, हो ये रहा है कि बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि अगले साल फरवरी के महीने में वह इलेक्शन कराएंगे। जाहिर बात है अंतरिम सरकार के जो घटक हैं वह चाहते हैं कि इलेक्शन में जीत जाएं। तो बांग्लादेश में होता क्या है कि अभी तक मेन जो नेशनल पार्टीज थी, चाहे बीएनपी हो या अवामी लीग हो, उनको हरा कर इलेक्शन में ये जो नए अंतरिम सरकार के घटक दल हैं, ये चाहते हैं कि वो सत्ता में आ जाएं। अब इनके जो घटक दल हैं उनमें सबसे जो प्रमुख पार्टी है वो सब धार्मिक विचारधाराओं वाले पार्टीज हैं, इस्लामिक धर्म से संबंधित पार्टीज हैं। जमाते इस्लामी एक खास एग्जाम्पल है। जो मुस्लिम छात्र शिविर हैं वहां पर भी जो दबदबा है ऐसे ऐसे घटकों का है, या एनसीपी जो है छात्र संगठन, उनमें भी अलग अलग जो छात्रों के संगठन हैं, दबदबा सब इस्लामिक कट्टरपंथियों का ही है। तो इनको लगता है कि वो कैसे इलेक्शन जीतेंगे। तो अगर वो चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे बीएनपी है बहुत ही पावरफुल है, अवामी लीग भी अगर इलेक्शन लड़ती है, जबकि उनको ये इनके प्रकार इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, तो इनको हराने का एक ही तरीका इनको समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काओ। होता बांग्लादेश में ऐसा है कि हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक भावना बढ़ाने पर उनको कोई 3% या 4% वोट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इनको पहले भी बाय द वे, अगर आप इसके पहले जितने इलेक्शन हुए हैं अगर आप उनमें देखें तो बीएनपी को हमेशा करीबन 26% 32% वोट मिलते थे। अवामी लीग को हमेशा करीबन 38% 42% वोट मिलते थे। और ये छोटी छोटी जैसे इस्लामिक पार्टीज जो हैं, इनको मुश्किल से 8% या 12% वोट मिलते थे। तो ये लोग इस चक्कर में हैं कि इस तरह से हमले करके धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे और इनका जो वोट प्रतिशत है वो 12% के से बढ़ के हो सकता है 16% 18% हो जाए।
और ऐसा करके शायद वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ सबका अपना स्वार्थ है, कोई सत्ता में बने रहना चाहता है, कोई सत्ता में आना चाहता है, कुल मिलाकर यहाँ पर आम लोग हैं और खास तौर से अल्पसंख्यक हैं और हिंदू फैमिलीज हैं जो इस हिंसा और बवाल को अपने ऊपर झेल रहे हैं। धीरज गुप्ता जी, चूंकि बांग्लादेश में तो बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं, कई फैक्ट्री कंपनीज बंद हो चुकी हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो लोग नौकरी में हैं उनके वेतन नहीं मिल रहे तो मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ रही है, जीडीपी का क्या हाल है, क्या अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, एक जो सेफ माहौल होता है ना किसी भी देश में रहने के लिए, वो तक यहाँ मौजूद नहीं है। आगे होगा क्या? जी जी, नमस्कार सभी लोग जी। देखिए, आगे का रास्ता तो बांग्लादेश में तभी तय होगा जब विदेशी शक्तियां, मैं पहले भी बताया था, विदेशी शक्तियां ही इनको ऐसा करने के लिए मजबूर की हैं और विदेशी शक्तियां ही बांग्लादेश में व्यवस्था को परिवर्तित करेंगी। अभी जो माहौल चल रहा है, देखिए बांग्लादेश में मैं जो देख पा रहा हूँ 3-4 महीनों के बीच में, 2-3 महीनों में खासकर, उसमें ऑर्गेनाइज्ड जो है क्राइम्स अगेंस्ट हिंदू और अदर कंट्री, अदर रिलीजन जरा सा कम हुए जो शुरू में हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज थी। और मैं समझ रहा हूं कि अब जो इकोनॉमिक कंडीशन है, देखिए जब शेख हसीना थी वहां की पीएम तो वहां का जीडीपी 7.2 था, अभी वहां के जीडीपी 2025 में 4.1 है। इससे कितना ड्रास्टिक चेंज, मतलब जीडीपी का लगभग आधा हो जाना उस देश में टूटी हुई व्यवस्था को और आर्थिक जो ताना बाना है उसको जो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं उसको दर्शाता है। लेकिन अब ये रही बात कि इलेक्शन देखिए, हिंदू वहां पे लगभग 8% मैटर करते हैं और सोकोलॉजी जो होती है, पॉलिटिकल साइंस में जो सोकोलॉजी होती है, वो 4% अगर स्विंग किसी का वोट हो जाता है तो वो गवर्नमेंट चेंज कर देती है, वो भी मेजॉरिटी से। इस सोकोलॉजी में एक प्रूवन रूल है, किसी भी, चाहे दिल्ली हो चाहे हमारा इंडिया में, अगर किसी पार्टी को अगर 4% स्विंग हो जाता है तो वो मेजॉरिटी में आ जाती है। तो हिंदुओं को 8% में जो अब यहाँ पे आवामी मिल गए और जो बांग्ला जो स्टूडेंट की एनसीपी बनी हुई है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। एनसीपी जो बनी थी स्टूडेंट्स की, अब वो भी सत्ता में लालच के निगाह से देख रही है। पहले वो परिवर्तन के लिए आई थी आईएसआई वगैरह के सब पे, अब वो सत्ता देखना चाह रही है। अब वो खुद ही बीएनपी के खिलाफ, जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि एंटी हिंदी पार्टी मानी जाती है और एंटी हिंदू भी मानी जाती है, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अब उसको लुभाने के लिए एनसीपी अपने छिटपुट हिंदुओं पर, अब यही नहीं है, पिछले हफ्ते हिंदुओं पे नहीं, यहाँ पे अहमदिया पे भी वहां पे दंगे हुए, मतलब जो भी नॉन सुन्नी है उन पे दंगे हुए और उनको, उनके मस्जिदों को तोड़ा गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया और धर्मों पे भी हुए। ये तो चलो दुर्गा पूजा है, पूरे बांग्लादेश में 2-4 घटनाएं हुई हैं। तो एनसीपी चाह रही है कि जो वोट बैंक बीएनपी को मिल सकता है मुसलमानों का, उसमें से मैं कुछ जो है वोट जो है अपनी तरफ लूं, क्योंकि बीएनपी का वोट एक अच्छा खासा मुसलमानों में वोट है, खासकर जो रेडिकल्स हैं, उसमें एनसीपी घात लगाना चाह रही है। और शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है। ये शेख हसीना की पार्टी को यहां भी नहीं बोलने दिया जा रहा है कि आप अपने किसी भी व्यूज को एयर कर सकते हैं कंट्री के अंदर। तो वो मुझे लगता है कि इस सिस्टम से बिल्कुल अभी आउट है और तब तक नहीं आएंगे जब तक विदेशी शक्तियों का शेख हसीना पे हाथ नहीं होगा। और यूनुस जी का मैं बता रहा हूँ, यूनुस जी के साथ समस्या क्या है कि अमेरिका के सर पे यूनुस जी आए, ये परिपाटी 10 साल पहले बंद कर दी गई थी, बना दी गई थी जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तभी से इसकी पृष्ठभूमि तय की जा रही थी, क्योंकि शेख हसीना डिफेंस के जो वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए जगह चाहिए थी, वो अमेरिका को बहुत पहले से मना कर रही थी, जो उसको नागवार गुजर रहा था। और वहां से वो चाइना को टारगेट कर सकते हैं अमेरिका वाले, इसलिए अफगान में वो अपना एक पोर्ट मांग रहे हैं ताकि वहां से चाइना का न्यूक्लियर साइट पास में है। तो ये सारे एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक थॉट है वेस्टर्न कंट्रीज की, प्लस उसमें पाकिस्तान को भी लाया गया बीच में पिक्चर में कि वो रेडिकल मुसलमानों को लुभाए वहां पे। तो यहाँ पे अब यूनुस है, यूनुस के लिए भी अगर सॉफ्ट अगर कोई जगह मिलेगी तो भारत ही मिलेगी। अगर कोई वहां घटना होती है जहां पे यूनुस को टॉपल किया जाता है तो वो भी शायद भाग के भारत में आएंगे और यहाँ पे सॉफ्ट, तो वो अभी सॉफ्ट हो चुके हैं हिंदुओं के लिए। पिछले भी हफ्ते मंदिर में गए थे दुर्गा पूजा में और वहां पे मंदिर उद्घाटन किए, जो ढाका देवी जो है वहां पे,
तो उनके लिए जो हिंदू के 8% वोट है, वो चाहते हैं कि जरा सा सिंपैथी हो कि 4-5% वोट उसको उनको भी मिल जाए। लेकिन यहाँ सारा ताना बना है कि एनसीपी बीएनपी को नहीं आना देना चाहती, और सेना जो है बीएनपी, एनसीपी और यूनुस को नहीं आना देना चाहती। तो यहाँ पे सबके अपने अपने स्वार्थ है, जिसमें पिस रहा है बांग्लादेश। सबके अपने स्वार्थ में पिस रहा है बांग्लादेश, पिस रही है बांग्लादेश की जनता। अच्छा यूके देवनाथ सर, अगर किसी भी देश में सरकार अगर चाहे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना तो लाया जा सकता है, क्या नहीं है? पुलिस नहीं है, सेना नहीं है, अगर पूरा दलबल लगा दिया जाए तो ये हालात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब इस तरह की एक घटना सामने आई, 7 मूर्तियों में तोड़फोड़ की, कह रहे हैं सीसीटीवी देखा गया और महज एक शख्स उसके आधार पर गिरफ्तार हुआ है। क्या सिर्फ एक शख्स होगा जिसने सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया होगा, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए खाना पूर्ति है कि हाँ एक्शन हो गया? रत्ना जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है, करीबन 1.5 करोड़ लोग वहाँ हिंदू हैं, और दूसरे माइनॉरिटीज भी वहां पर बहुत फैले हुए हैं। दिक्कत यह आ रही कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो पुलिस है वो थोड़ा कमजोर हो गई है, पुलिस का मोराल बहुत लो है। बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार ने क्या किया, जैसे ही वह सत्ता में आए तो जितने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे उनको, उनमें से कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में भेज दिया गया है, यह बोल के कि उन्होंने मुस्लिम जो अलग अलग छात्र शिविर के जो ग्रुप थे, एनसीपी के जो अलग अलग घटक छात्र संगठन थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। तो इस तरह से कुछ कच्चे पक्के, कुछ झूठे सच्चे चार्जेस बनाकर पुलिस के काफी सारे अफसरों को, जिसमें कि 2-3 बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीआईजी एडीजी लेवल के, और जो छोटे मिडिल हैं एसीपी डीसीपी उस लेवल पर, और दर्जन भर सीनियर इंस्पेक्टर्स या एसएचओस, उनको जेल में भर दिया गया है, ये बोल के कि उन्होंने गोली चलाई थी। अब हो ये रहा है कि इसके तहत अब बांग्लादेश की जो पुलिस के जो जवान हैं, कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर लेवल पदाधिकारी हैं, वो डिमोरलाइज हैं। वो किसी भी तरह से जब प्रदर्शन वहां होते हैं या जैसे हिंसक घटनाएं हो रही हैं हिंदू के खिलाफ, वो वहां पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। दूसरी चीज क्या हुई है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो भी फिलहाल कहीं पर भी जाकर सीधा सिविलियंस के ऊपर कंट्रोल करना नहीं चाहती है, क्योंकि आर्मी चीफ ने बार बार ये कहा है कि सिविलियन कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल जो है वो गृह मंत्रालय करेगा। तो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी जो है वो तब तक, जैसे कि किसी भी डेमोक्रेसी में होता है कि आर्मी को इनवाइट करना पड़ता है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय। देखिए क्या होता है भारत में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, नेपाल में भी ऐसा ही है, श्रीलंका में भी ऐसा ही है कि जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम, एसडीएम, ये इनको लिखित में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आर्मी को कि आप आकर सिविलियन कंट्रोल करें। और इसी तरह से सभी देशों में, जब भारत, बांग्लादेश, इवन यूरोपियन देश, इंग्लैंड, आर्मी तब तक फायर नहीं करती है जब तक कि डीएम एसडीएम लिखित में फायर का ऑर्डर ना दें। मजिस्ट्रेट साथ में चलते हैं आर्मी के कॉलम के साथ, और आर्मी के जवान या जेसीओज या ऑफिसर्स तब तक फायर खोलते नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट लिखित में ऑर्डर ना दे। भारत में हम इस सभी देशों में ऐसा है, सिवाय कम्युनिस्ट कंट्रीज। सिर्फ कौन से ऐसे देश हैं जहां पर कि आर्मी को इस तरह की फायर खोलने की मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं? सारे डिक्टेटर कंट्रीज में, सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज में, और कुछ इक्का दुक्का मुस्लिम देशों में, जो कि बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश हैं। तो आर्मी जो है फिलहाल बांग्लादेश के इंटरनल स्ट्रगल में पड़ना नहीं चाहती है।
जो जी हालात रत्ना अभी जी। बता रहे हैं आप, बहुत डिटेल में आप दोनों ही बांग्लादेश के हालातों को समझ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स तक आसान भाषा में समझा रहे हैं। चूंकि अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और ये सब कुछ इस माहौल में हो रहा है जब नवरात्र जैसा शुभ मौका है। इस शुभ मौके से पहले बांग्लादेश में फिर से माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, फिर से हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश हुई है। ये पूरी घटना क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष गोयेश चंद्र बर्मन ने कहा कि मूर्तियों को टूटे हुए देखकर पुलिस को सूचना दी गई और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। मंदिर और इस्लामी संगठनों को पनाह देने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है।
बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से भारत और हिंदुओं के लिए चिंता बढ़ चुकी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू अब सेफ नहीं है, उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कभी नौकरी छीनी जाती है तो कभी उन्हें दुर्गा पूजा मनाने से रोका जाता है तो कभी उन्हें मारा पीटा जाता है। अब इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, आखिर कब तक उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी। हबीबुर नाम का एक शख्स जरूर पकड़ा गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और अब ये दिखाने की भी कोशिश है कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश है ताकि अंतरिम सरकार पर यूं सवाल न उठे। लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि हिंदू धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, वो भी नवरात्र के वक्त पर, जब आस्था और विश्वास चरम पर होता है, हिंदू सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, और जानबूझकर इस वक्त को चुना गया। जैसे मैं इससे पहले भी कह रही थी, अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार हैं जहांगीर आलम चौधरी, हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और अब कहा गया कि हिंदू रीति रिवाजों को कि शराब और नशीले पदार्थों का जमावड़ा है, वो भी विवादित था। और उससे बड़ा विवाद तब शुरू हो गया जब ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई देवी देवताओं की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई है। धीरज जी, आपको लग रहा है कि चीजें संभल पाएंगी अभी? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताते हैं या उनका हाथ बताते हैं, तो आज इन हालातों के पीछे किसको क्रेडिट दें? कौन है इसके पीछे और कैसे सुधर सकते हैं हालात? क्या आप हालात को सुधारने के लिए विदेशी ताकतें नहीं आएंगी? धीरज जी, शायद आप म्यूट हैं। इसकी शुरुआत में बताया, बैकग्राउंड तब हुआ जब अमेरिका यकीन किया कि मुझे वहां पे चाइना को घेरने के लिए जो वहां पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की जो चीजें वो चाहिए, और इसका ताना बाना पाकिस्तान के थ्रू बुला गया कि भारत एक ऐसा देश साउथ एशिया में या साउथ एशिया में है जो कि इन सब प्रभावों से दूर रहता है, और यही इसके आगे बढ़ने का कारण है। भारत का नेतृत्व जो है पब्लिक से इन्वॉल्व रहता है, और किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते जब वो विदिन आए। किसी विदेशी सत्ता के द्वारा थोपा गया कोई भी शासन, देखिए शासन कोई भी खराब नहीं होता, चाहे कम्युनिस्ट का हो चाहे डेमोक्रेटिक हो। एक यूएसएसआर में कम्युनिस्ट फेल हुआ, लेकिन चाइना में वो आज सर ऊंचा करके चल रहा है। इसी तरह से डेमोक्रेसी को वहां पे तोड़ा गया। शेख हसीना को अपदस्थ करने की कोशिश बहुत पहले से चल रही थी। भारत के प्रधानमंत्री से वहां के शेख हसीना का बहुत ही गहरा एक दोस्ती थी जिसको कि ब्रेक किया गया, और शेख हसीना को पूरे दुनिया में हेवन भारत ही दिखा क्यों। और यहाँ पे तभी माहौल सौंप मिलेगा जबकि वहां पे एक पॉजिटिव जो है वाइब्स अगर उधर यूएस साइड से आएगी कि नहीं, अब यहाँ माहौल जो है सुधारना है। अदरवाइज मुझे निकट भविष्य लगता है कि बांग्लादेश में क्योंकि वहाँ चरमपंथी बिल्कुल छा गए हैं। मैं पहले बताया था कि यूनिवर्सिटीज के 2 इलेक्शन हुए, उसमें दोनों में बीएनपी को एक भी सीट नहीं मिली है, और जो कट्टर स्टूडेंट वाले एनसीपी है उनको वो सारे स्वीप किए हैं यूनिवर्सिटीज में। ये पहली बार इतिहास में हुआ है बांग्लादेश के। तो वहां पे चरमपंथी बिल्कुल एकदम बिल्कुल एनविल पे है, जिसको बिल्कुल धार पे है, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनको जिसने पढ़ाया है वो नहीं। सवाल ये भी कि क्या कोई रोकना चाहता है वाकई? क्या वाकई मोहम्मद यूनुस चाहते हैं रोकना, या फिर दूसरी बात एक है कि हाथ में रहा नहीं कुछ? मोहम्मद यूनुस को जब केयरटेकर बनाया गया तो एक दुनिया को एक नैरेटिव देने की कोशिश की कि हम एक नोबेल प्राइज व्यक्ति को बना रहे हैं, और उनके द्वारा चीजों को मनवाया गया। जहां तक मुझे लग रहा है आईएसआई बिल के और बीएनपी और जो अभी आप सलाहकार की बात कर रहे हैं, जो आईएसआई से खास आदमी है, उनके टाइप रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगले हैं, और वो इसमें एडवाइजर है। तो अब बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे लग रहा है कि यूनुस पर भी है, जो भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप जी के बीच फरवरी में बात हुई है, क्योंकि ट्रंप जी ने उसमें तुरंत बोला कि अब बांग्लादेश के मसले को जरा सा आप देखिए, लेकिन वो तभी व्यवस्था अच्छी होती जाएगी अगर भारत और अमेरिका के संबंध जरा सा जो इसमें खट्टेपन में, मैं नहीं कहूँगा पूरा खराब है, कुछ स्टेट के इश्यू से खराब चल रहा है, अगर वो बेटर होंगे उसी समय बांग्लादेश के अंदर स्थितियां सुधरने लगेगी, चाहे कितना भी आईएसआई वहां पे जोर लगाए।
अगर भारत और अमेरिका चाहेंगे और दोनों का अगर एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो बांग्लादेश में, हाँ, भारत जरूर चाहता है कि वहां पे हमारा पड़ोसी एक अच्छे माहौल में रहे ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो, हमारा उससे बहुत सारा व्यापार है, वहां पे अच्छी सरकार है। लेकिन यहाँ पे कहीं मैं समझता हूँ कि यूएस की स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी। चाइना कोशिश कर रहा है दूर से देख के अपना अपना लाभ ले, लेकिन वो पैठ बना नहीं पा रहा है बांग्लादेश में, जैसा कि अमेरिका ने अपनी पैठ बना ली है। अभी इसी वीक में वहां पे डिफेंस एक्सरसाइज भी होने जा रही है। 3 एक्सरसाइज पहले भी हो चुकी है। चाइना देख के बस वहां पे नदी किनारे बैठ के देख रहा है। तो इसकी स्थिति रचना जी, जैसा आपने पूछा, तभी सुलझेगी जब भारत और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक इसके लिए सेटअप बनेगा और अमेरिका उसको पिच इन करेगा, तब जाके वहां सुधरेगी। अदरवाइज आईएसआई के थ्रू वहां पे अमेरिका अपने को अच्छा बना रहेगा, वो आईएसआई। लेकिन फिर सवाल ये, जिन बाहरी ताकतों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन बाहरी ताकतों के चलते बांग्लादेश में ये हालात हो गए, यूके देवनासर जैसा अभी धीरज जी बोल रहे हैं, अमेरिका अगर चाहे तो क्या चाहेगा अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के हालात सुधरें, बेहतर हो? रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूनिस जो हैं बाहरी ताकतों की मदद से ही अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर बने हैं। देखिए, एक तो उनकी पकड़ पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो सत्ता पे उनकी पकड़ है नहीं। आम जो हुड़दंगी एलिमेंट्स होते हैं उन पर भी उनकी पकड़ नहीं है। हाँ। जैसा कि कई डेमोक्रेसीज में होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में ऊपर एक चेहरा होता है जो कि पढ़ा लिखा नजर आता है, लेकिन नीचे हर पॉलिटिकल पार्टी में हुड़दंगी होते हैं, पत्थर फेंकने वाले ग्रुप, बसों में आग लगाने वाले ग्रुप। अब मोहम्मद यूनुस की उम्र भी हो गई है, 85 साल के हो गए हैं, तो ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सरकार ने 1 और 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की वजह से नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया है। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो ढाका में जो ढाकेश्वरी टेम्पल है, जहां की बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, वहां पर वो 19 सितंबर को खुद दौरा गए थे। यानी अभी 4 दिन पहले की बात है कि वो खुद ढाकेश्वरी टेम्पल में गए थे। वो टेम्पल में 45 मिनट से ज्यादा रहे और उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सुरक्षा तैयारियां भी थी। तो मोहम्मद यूनुस अगर ढाकेश्वरी टेम्पल गए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यह दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिरों की सुरक्षा तैयारियों को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। लेकिन क्या उनके नीचे जो तंत्र है, गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय के नीचे जो अलग अलग पुलिस का तंत्र है, पैरामिलिट्री का तंत्र है, क्या वो लोग आकर सब जगह पर गश्त देंगे? तो आज या कल तक हम उम्मीद करते हैं कि वहां के जो पुलिस चौकियां हैं उसका एक छोटी छोटी चौकियां सब दुर्गा पूजा पंडालों पर तैनात की जाएगी। ये पहले भी होता था बांग्लादेश में। जब 1971 के पहले जब पाकिस्तान था, वहां पर बांग्लादेश तो 1971 में बना, उसके पहले जब पाकिस्तान था तब भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता था कि दुर्गा पूजा के समय हर पूजा पंडाल के बाहर एक छोटी सी पुलिस चौकी की स्थापना की जाती थी। तो ये आशा की जा रही है, क्योंकि ढाकेश्वरी टेम्पल बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है, दुर्गा पूजा जहां की जाती है। तो मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विदेशी ताकतें क्या वहां पर ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वहां पर आंतरिक विघटन हो। आईएसआई का भी वहां पर बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आईएसआई जानती है कि फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जिसका कि झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो ऐसी हालत में आईएसआई भी वहां पर असामाजिक तत्वों को आकर स्ट्रीट फाइटिंग नहीं करने को ऑर्गेनाइज करेगी। अभी हो क्या रहा है कि अवामी लीग को तो इन्होंने समझिए इलेक्शन में भाग लेने से मना कर दिया है, लेकिन उनकी ग्रास रूट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बाकी है। तो अवामी लीग के सैकड़ों कैंडिडेट्स ऐसे हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पे इस्लामिक कट्टरपंथियों का कोई वजूद ही नहीं है। तो अवामी लीग के जो कैंडिडेट थे
वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो देखना ये यानी आप पड़ेगा कह कि रहे हैं शेख क्या हसीना की पार्टी अब उस तरीके से दमदार रही नहीं, अब वो इंडिपेंडेंट तरीके से आगे चुनाव लड़े हैं तो शायद चीजें बन सकती हैं। यानी शेख हसीना के देश से निकलने के बाद अब पार्टी बेजान हो चुकी है। हालांकि बार बार हमलावर तो होती है मौजूदा सरकार पर, व्यवस्था पर। रचना जी देखिए, होता यह है कि बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन है या अंतरिम सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान से एक पन्ना चुरा लिया है। पाकिस्तान में अगर देखें तो वहां जो पीटीआई पार्टी थी, उसको बैन लगा दिया गया। और जब पीटीआई पर बैन लगा दिया गया पाकिस्तान में, तो पीटीआई के जितने उम्मीदवार थे वो ऑर्गेनाइज तरीके से तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, और तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से इलेक्शन लड़े पाकिस्तान में। और काफी बड़ी तादाद में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए। तो उनका काफी बोलबाला है नेशनल लेवल पर। बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अवामी लीग जब इलेक्शन लड़ेगी, चाहे उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हिसाब से लड़ें, तो काफी बड़ी तादाद में वो आएंगे। इसका कारण भी मैं बता देता हूं। देखिए, बांग्लादेश में हमेशा हिंदुओं के जो वोट गए थे वो अवामी लीग की तरफ थे, अवामी माइनॉरिटीज के वोट भी अवामी लीग की तरफ थे। वहां जो इंटेलेक्चुअल तबका होता है बांग्लादेश में, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, यूनिवर्सिटीज में जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट विंग होते हैं, ये सब हमेशा अवामी लीग की तरफ वोट दिया है। तो इन वोटों की मदद से वो बड़ी तादाद में आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एंटी हिंदू फीलिंग जागृत करके जो वोट लेने की कोशिश कर रही हैं अलग अलग इस्लामी पार्टीज, ये सारा जो भ्रमित जोश है, ये फरवरी में जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसको इलेक्शन में जीत के पावर में आ गए, फिर उनको एंटी हिंदू भावनाओं को जागृत करके वोट जो जीतने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, हम तो यही कहेंगे, चूंकि बांग्लादेश को उभरते हुए भी देखा है, ग्रो करते हुए भी देखा है, और आज जो गर्त में जा रहा है उससे तकलीफ भी होती है, खासतौर से वहां जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है या फिर उनके धार्मिक स्थलों के साथ जो छेड़छाड़ तोड़फोड़ हो रही है, वो भी खासतौर पर नवरात्र के इन दिनों से ठीक पहले। हालात बेहतर हो, बस ये उम्मीद की जा सकती है। बाकी आगे जो खबर होगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए यूके देवनाथ सर, धीरज कुमार गुप्ता जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। तो हम यही कहेंगे